विद्यार्थियों, आपका एक बार पुनः स्वागत है टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। इस चैनल पर आपको आपके विज्ञान विषय से संबंधित जो आपका विषय है उसके सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर प्राप्त होते हैं। जैसे अभी हम देख रहे हैं कक्षा 8 का अध्याय 7 है किशोरावस्था की ओर। इस अध्याय के अभ्यास में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर हम देखेंगे। इससे पूर्व जो वीडियो चैनल पर पब्लिश हुए हैं उनमें अध्याय 1 से 6 तक के प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर पब्लिश हो चुके हैं। कक्षा 9 और 10 विज्ञान से संबंधित सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर भी आप इस चैनल पर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल पर विजिट करके जिस अध्याय के प्रश्नों के उत्तर आप देखना चाहते हैं उन्हें देख सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कक्षा 8 अध्याय 7 किशोरावस्था की ओर। अभ्यास में जो प्रश्न दिए गए उन सभी के उत्तर। अध्याय का पहला प्रश्न है, शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का क्या नाम है। तो शरीर में जो परिवर्तन होते हैं वह कुछ ऐसे पदार्थों के द्वारा होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं। तो उस पदार्थ का नाम क्या है। इसका उत्तर होगा हार्मोन। हार्मोन के कारण ही जो शरीर में परिवर्तन होते हैं उनके लिए हार्मोन उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर होगा जीवन काल की वह अवधि जिसमें शरीर में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप जनन परिपक्वता आती है किशोरावस्था कहलाता है। यह अवस्था 11 वर्ष की आयु से शुरू होती है और 18 या 19 वर्ष की आयु तक रहती है। तो किशोरावस्था को यहाँ पर परिभाषित किया कि जीवन काल की वह अवधि जिसमें शरीर में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप जनन परिपक्वता आती है किशोरावस्था कहलाती है। और इस अवस्था की अवधि होती है 11 वर्ष की आयु से लेकर 18 या 19 वर्ष की आयु तक। अगला प्रश्न है, ऋतुस्राव क्या है, वर्णन कीजिए। इसका उत्तर होगा स्त्रियों में यौवनारंभ 10 से 12 वर्ष की आयु से हो जाता है और 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। प्रति माह किसी एक अंडाशय द्वारा एक परिपक्व अंडाणु निर्मोचित होता है। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है जिससे वह युग्मनज को ग्रहण कर सके। तो स्त्रियों में यौवनारंभ जो प्रारंभ होता है वह 10 से 12 वर्ष की आयु से हो जाता है और 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। प्रति माह किसी एक अंडाशय द्वारा एक परिपक्व अंडाणु निर्मोचित होता है। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है जिससे वह युग्मनज को ग्रहण कर सके। अंडाणु का निषेचन नहीं होने की स्थिति में गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाता है। इससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है जिसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा ऋतुस्राव किसे कहते हैं या रजोधर्म किसे कहते हैं। इस प्रश्न का हमने यहाँ पर उत्तर देखा। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न का उत्तर। अभ्यास का अगला प्रश्न है, यौवनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। यौवनारंभ जब होता है उस समय कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन होता है उनकी हमें यहाँ पर सूची बनाना है। तो उत्तर होगा यौवनारंभ के समय निम्नलिखित शारीरिक परिवर्तन होते हैं। जैसे पहला है, शरीर की लंबाई में तीव्र वृद्धि होती है। जब यौवनारंभ प्रारंभ होता है तो शरीर की लंबाई तेजी से बढ़ती है। दूसरा है, लड़कों के गले में सुस्पष्ट उभार दिखाई देते हैं जिसे एडम सेपल या कंठमणि कहते हैं और इसके कारण लड़कों के स्वर में भी परिवर्तन होता है। कुछ व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसियाँ और मुहासे आदि हो जाते हैं। इस अवस्था में जननांग पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। शरीर के कई हिस्से जैसे बगल और जांघों में बाल आ जाते हैं। यौवनारंभ के समय व्यक्तियों में मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता आती है। अगला प्रश्न है, 2 कॉलम वाली एक सारणी बनाइए जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके द्वारा स्रावित हार्मोन के नाम दर्शाए गए हों। तो उत्तर यहाँ पर हम लिखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके द्वारा स्रावित हार्मोन निम्नलिखित हैं। एक हम सारणी बना लेते हैं जहाँ एक तरफ हम लिखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और दूसरी तरफ लिखेंगे उनके द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम। तो यह है सारणी जहाँ एक तरफ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ लिखीं और उनसे स्रावित हार्मोन लिखें। जैसे पिट्यूटरी ग्रंथि, इसके द्वारा वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि, इसके द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। एड्रीनल ग्रंथि एड्रीनल हार्मोन के लिए जिम्मेदार है। अग्नाशय, यहाँ इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। अगली अंतःस्रावी ग्रंथि है वृषण और इससे स्रावित जो हार्मोन का नाम है वह टेस्टोस्टेरोन, यह पुरुष हार्मोन होता है। और अगला है अंडाशय। अंडाशय से एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है चूँकि वृषण और अंडाशय भी अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, लिंग हार्मोन क्या है, उनका नामकरण इस प्रकार क्यों किया गया है, उनके प्रकार बताइए। तो यहाँ लिंग हार्मोन क्या है हमें बताना है और उनका नाम लिंग हार्मोन क्यों रखा गया है और उनके कार्य क्या हैं। इसका उत्तर हम लिखेंगे, लड़कों में वृषण तथा लड़कियों में अंडाशय अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह कार्य करते हैं। वृषण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है जिससे लड़कों में दाढ़ी मूछें आने लगती हैं, जबकि अंडाशय
में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव करती है, जिससे लड़कियों में स्तनों का विकास होता है। इस प्रकार के शारीरिक लक्षणों को गौण लैंगिक लक्षण कहा जाता है। चूँकि टेस्टोस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं, इसलिए इन्हें लिंग हार्मोन कहा जाता है। मस्तिष्क में स्थित पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के द्वारा लिंग हार्मोन के स्राव को नियंत्रित किया जाता है। जो मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि होती है, यह लगभग सभी ग्रंथियों के कार्यों पर नियंत्रण रखती है, या सभी ग्रंथियों द्वारा जो हार्मोन स्रावित होते हैं उन पर नियंत्रण रखती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हमने देखा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, सही विकल्प चुनिए। इस पहला जो प्रश्न है वह है, किशोर को सचेत रहना चाहिए कि वह क्या खा रहे हैं, क्योंकि उचित भोजन से उनके मस्तिष्क का विकास होता है। शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। किशोर को हर समय भूख लगती रहती है। किशोर में स्वाद कलिकाएँ या ग्रंथियाँ भली भांति विकसित होती हैं। तो आप इस प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। आगे हम देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। यहाँ जो हमने इस प्रश्न के 4 ऑप्शन देखे, इनमें सही ऑप्शन दूसरा है, शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। और जो ऑप्शंस हैं वह यहाँ पर उचित नहीं है। जैसे उचित भोजन से उनके मस्तिष्क का विकास होता है, किशोर को हर समय भूख लगती रहती है, ऐसा नहीं होता। किशोर में स्वाद कलिकाएँ या ग्रंथियाँ भली भांति विकसित होती हैं, क्योंकि स्वाद कलिकाएँ सभी में भली भांति विकसित होती हैं। तो सही उत्तर होगा, शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, स्त्रियों में जनन आयु या काल का प्रारंभ उस समय होता है जब उनके, पहला ऑप्शन है ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, दूसरा स्तन विकसित होना प्रारंभ करते हैं, तीसरा है शारीरिक भार में वृद्धि होने लगती है, या शरीर की लंबाई बढ़ती है। तो हमें यहाँ बताना है स्त्रियों में जनन आयु काल का प्रारंभ कब होता है। इसका सही ऑप्शन हम यहाँ पर देखेंगे। स्त्रियों में जनन आयु काल का प्रारंभ उस समय होता है जब उनके ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। जैसे ऋतुस्राव प्रारंभ होता है तो जनन आयु काल का यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोचित है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के आहार दिए गए हैं। तो इनमें से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोचित है। पहला चिप्स नूडल्स या कोक, दूसरा है रोटी दाल सब्जियाँ, तीसरा है चावल नूडल्स या बर्गर, और चौथा है शाकाहारी टिक्की चिप्स तथा लेमन भी। तो यहाँ जो हमने 4 ऑप्शन देखे, पहला जो दिया गया है चिप्स नूडल्स केक, दूसरा रोटी दाल सब्जियाँ, तीसरा चावल नूडल्स बर्गर, या चौथा शाकाहारी टिक्की चिप्स तथा लेमन पे। तो इनमें से हमें बताना है कि किशोर के लिए इनमें से कौन सा आहार सर्वोचित होगा। तो किशोर के लिए जो आहार सर्वोचित होगा वह होगा रोटी दाल और सब्जियाँ, क्योंकि इनसे सभी पौष्टिक आहार जो किशोर के लिए आवश्यक हैं, जरूरी हैं, वह सभी प्राप्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। जैसे एडम्स एप्पल गौण लैंगिक लक्षण गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण। तो एडम्स एप्पल गौण लैंगिक लक्षण गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण पर यहाँ पर टिप्पणी लिखना है। तो आगे हम देखते हैं पहला एडम्स एप्पल और इसके बारे में टिप्पणी देते हैं। पहला है एडम्स एप्पल, यौवनारंभ में लड़कों का स्वरयंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वरयंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे एडम्स एप्पल या कंठमणि कहते हैं। आप भी देख सकते हैं जो गले में उभरा हुआ भाग होता है, जो आपको भी स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, वह एडम्स एप्पल होता है, जिसे कंठमणि भी कहते हैं। और यह स्वरयंत्र का भाग होता है, और जैसे ही एडम्स एप्पल में उभार होता है तो लड़कों की आवाज़ में भी भारीपन आ जाता है। अगला बिंदु है गौण लैंगिक लक्षण। इसके बारे में हमें टिप्पणी लिखना है। तो यौवनारंभ में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आने लगती है। लड़कों के सीने पर बाल आ जाते हैं। लड़कों एवं लड़कियों दोनों में ही बगल एवं जांघों के ऊपरी भाग अथवा प्यूबिक क्षेत्र में ही बाल आ जाते हैं। इन लक्षणों के लिए पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन तथा स्त्रियों में एस्ट्रोजन हार्मोन उत्तरदायी होते हैं। इन लक्षणों को गौण लैंगिक लक्षण कहा जाता है। तो जो हमने यहाँ पर लक्षण देखे जो किशोर अवस्था में लड़के लड़कियों में आते हैं, इन लक्षणों को गौण लैंगिक लक्षण कहा जाता है। अगला बिंदु है गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण। इसके बारे में हम यहाँ पर लिखेंगे, शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है, जिससे शिशु का विकास होता है। गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण का संदेश युग्मनज में ही होता है। अंडाणु में सदा एक गुणसूत्र होता है, परंतु शुक्राणु में 2 प्रकार के होते हैं, एक गुणसूत्र वाले एवं बाह्य गुणसूत्र वाले। तो हम आगे देखेंगे किस प्रकार से गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण होता है गुणसूत्रों के मिलने के आधार पर। जब एक गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 एक गुणसूत्र होंगे तथा वह मादा शिशु में विकसित होगा।
परंतु जब वायु गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में एक एक्स गुणसूत्र तथा एक वायु गुणसूत्र होंगे तथा वह नर शिशु में विकसित होता है। तो यदि एक्स और वाई गुणसूत्र मिलते हैं तो नर शिशु विकसित होता है, और यदि एक्स एक्स गुणसूत्र मिलते हैं तो मादा शिशु विकसित होता है। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई सारणी में आयु वृद्धि के अनुपात में लड़कों एवं लड़कियों की अनुमानित लंबाई के आंकड़े दर्शाए गए हैं। लड़के एवं लड़कियों दोनों की लंबाई एवं आयु को प्रदर्शित करते हुए एक ही ग्राफ कागज पर ग्राफ खींचिए। इस ग्राफ से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर आगे हम देखते हैं। ग्राफ खींचते हैं, सारणी देखते हैं। तो यहाँ पर यह सारणी दी गई है आयु वर्षों में, जैसे 0, 4, 8, 12, 16 और 20 वर्ष। और लंबाई सेंटीमीटर में दी गई है लड़के और लड़कियों की, जैसे 53 सेंटीमीटर लड़के और लड़कियों की। 4 वर्ष की आयु में लड़के 96 सेंटीमीटर और लड़कियाँ 92 सेंटीमीटर। 8 वर्ष में लड़के 114 सेंटीमीटर, लड़कियाँ 110 सेंटीमीटर। 12 वर्ष की आयु में 129 और 133। 16 वर्ष की आयु में 150 और 150। और 20 वर्ष की आयु में लड़कों की जो लंबाई है वह 173 सेंटीमीटर है और लड़कियों की 165 सेंटीमीटर है। इस सारणी को देखते हुए इस प्रकार से आप ग्राफ खींच सकते हैं और ग्राफ के आधार पर हम आगे निष्कर्ष देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है। तो इस सारणी और ग्राफ से हमने निष्कर्ष निकाला, जन्म के समय लड़के एवं लड़कियां दोनों की लंबाई समान होती है, परंतु 4 से 8 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर लड़के की लंबाई थोड़ी अधिक हो जाती है। 12 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर लड़की की लंबाई लड़के से थोड़ी अधिक हो जाती है, जबकि 16 वर्ष की उम्र पर दोनों की लंबाई पुनः समान हो जाती है और अंततः 20 वर्ष होने पर लड़के की लंबाई लड़की से अधिक हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर देखे, और आप अन्य अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर भी देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट अवश्य करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही अन्य अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर चैनल पर पब्लिश किए जाते हैं तो नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेंगे। आपको यहाँ पर कक्षा 6 से 8 और 9 से 10 विज्ञान के जो भी प्रश्न हैं सभी के उत्तर, प्रत्येक अध्याय के उत्तर आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।